इस फ़िरौन की बहुत सारी आदतें नेपोलियन बोनापार्ट से मिलती हैं, इसीलिए तारीख में इसे मिस्र का नेपोलियन लिखा गया है। इस फ़िरौन की शादी मलका हातशेपुष्ट से हुई थी और मलका की वफात के बाद ये तख्त का वारिस बना। मलका हातशेपुष्ट की डेथ 1479 में हुई और तभी इसका शोहर थूथामस सोम मिस्र का फ़िरौन बनता है। इसी फ़िरौन को मिस्र का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसके कारनामे बड़ी हद तक नेपोलियन से मिलते जुलते हैं। इसकी बीवी हातशेपुष्ट ने 20 साल तक मिस्र पर हुकूमत की और इस फ़िरौन को उभरने नहीं दिया, लेकिन मलका की डेथ के बाद जैसे ही ये फ़िरौन तख्त पर बैठा, इसने पूरे मिस्र से जहाँ जहाँ पर मलका की यादगारें बनी हुई थी उन्हें नीस्तो नबूद करना शुरू कर दिया और उसे मिटाना शुरू कर दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे मलका का नामो निशान कभी था ही नहीं। हिस्टोरियन कहते हैं कि थूथामस सोम को अपनी मलका से जलन ख्वाह कितनी ही क्यों ना हो, मगर इसमें कोई शक नहीं कि ये मिस्र की तारीख में वो फ़िरौन है जो पिछले तमाम फ़िरौनों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। कहते हैं कि इस फ़िरौन में जितनी अकल थी उतनी ही अमल की ताकत भी थी। वो अपने इरादों और फैसलों में इतना मजबूत और अटल था, इसने मिस्र को बुलंदी पर पहुंचा दिया, ऐसी बुलंदी जो इससे पहले कभी ना मिस्र को नसीब हुई थी और ना इसके बाद कभी नसीब हुई। मलका के मरते ही 1479 कबले मसीह में ये शख्स अपनी फौजें लेकर मिस्र की सरहद पर आता है, फलस्तीन के शहर गजा पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी दौरान फ़िरौन की ताजपोशी की सालगिरह का दिन आ जाता है, मगर ये फ़िरौन कोई जश्न नहीं मनाता और हमला जारी रखता है। वजह ये थी कि शाम में रहने वाली सामी कौमों ने एक बड़ा इत्तेहाद बना लिया था और वो मिस्र पर हमला करना चाहती थी। फ़िरौन को इसकी खबर मिल चुकी थी और वो इन कौमों की पूरी ताकत को चकनाचूर कर डालना चाहता था। शामी कौमों की सारी फौजें मुगद्दद में जमा थी। ये एक पहाड़ी इलाका था और उसे सर करना बहुत मुश्किल था। यहाँ पहुँचने के दो ही रास्ते थे, एक बड़ा रास्ता जो फौजियों के चलने के लिए कुदरती रास्ता था, दूसरा रास्ता एक ऐसा दर्रा था जिसमें से एक साथ दो लोग ही गुजर सकते थे। शामी फौज के सिपाहसलार को यकीन था कि दुश्मन छोटे रास्ते से आ ही नहीं सकता, इसलिए सिपाहसलार ने बड़ा रास्ता रोकने के लिए सब फौजें बड़े रास्ते पर जमा कर दी। मगर थूथामस सोम ने नेपोलियन की तरह दूरबीनी का सबूत देते हुए तंग दरे ही से हमला करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि शाम की फौजें इस रास्ते पर मौजूद नहीं हैं। थूथामस ने जब अपनी जंगी कौंसिल के सामने ये नक्शा पेश किया तो इसके सिपाहसलारों ने बड़ी मुखालफत की और कहा कि इस दर्रे में जाने का मतलब है मौत के मुंह में जाना। इस पर थूथामस को जोश आ गया, इसने न्याम से तलवार निकाली और कहा कि मैं इस दर्रे से जाऊंगा, जिसे मरना हो वो पीछे आए, जिसे जान प्यारी हो वो वापस चला जाए। ये एक बहादुराना ऐलान था जिससे फौज में जोश पैदा हुआ और वो बादशाह के पीछे चल पड़ी। दुश्मन को खबर भी ना हुई और पूरी मिस्री फौज दर्रे से गुजरकर जंगी मैदान में पहुंची। दुश्मन ने जब ये देखा तो परेशान हो गए और हाथों के तोते उड़ गए। जल्दी जल्दी फौजों को जमा किया, मगर अब क्या हो सकता था। इस पर भी शामी जान तोड़कर लड़े लेकिन हार गए। थूथामस को इस जंग से बेशुमार माले गनीमत मिला और दूर दूर के सरदारों ने आकर अतात कबूल कर ली। थूथामस को बड़ी फतह हासिल हुई थी, मगर इसने काफी ना समझी और आगे बढ़ता हुआ लबनान तक जा पहुंचा। यहाँ पर भी हर तरफ के सरदारों ने आकर वफादारी की कसम खाई। अब थूथामस ने ये किया कि जो सरदार लड़े थे या जिनसे आइंदा शरारत का अंदेशा था उन्हें बरतरफ किया और अपनी पसंद के सरदार मुकर्रर कर दिए। कदर नहीं बल्कि फ़िरौन ने तमाम सरदारों को हुक्म दिया कि वो अपने लड़कों को मिस्र में थीबस के शाही कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए भेजें। थूथामस चाहता था कि इसके अंडर जितने भी सरदार हैं सब के सब मिस्र के रंग में रंग जाएं और मिस्र के तरफदार बन जाएं और मिस्र के मातहत होने पर फख्र महसूस करें और अपनी रियासत को भी ऐसा ही बना दे। यूरोपियन शहनशाही का भी यही असूल है कि मफतूहों को अपने रंग में रंग देने की कोशिश की जाती है, मगर आज से 3500 साल पहले मिस्र के फ़िरौन इस बात को समझ गए थे। थूथामस सोम की ये यलगार 6 महीने तक जारी रही। 6 महीने बाद वो अपने पाया तक थीबस वापस पहुंचा। इसके साथ बड़ी दौलत भी मिस्र में आई, हजारों गुलाम भी आए। इस अजीमो लिशान फतह के बावजूद भी शाम में बाज़ खालफ रियासतें अभी भी मौजूद थी। थूथामस ने उन्हें ज़ेर करने के लिए ये सूरत निकाली कि एक ज़बरदस्त बेड़ा तैयार किया और मिस्री फौजें समुद्र के रास्ते से शाम में तार दी। ये हमला पूरी तरह कामयाब हुआ और सारे शाम और फलस्तीन पर मिस्र की हुकूमत कायम हो गई। थॉमस ने अपनी जिंदगी में 8 बार जंगी फौजें भेजी। इस तरह वो तूफान की तरह उठा और देखते ही देखते दरियाए फरात के उस पार पहुंच गया। थूथामस अव्वल भी दरियाए फरात तक पहुंचा था, मगर थूथामस दोम ने इससे भी बड़ा काम किया। ये फ़िरौन दरिया को भी अबूर कर गया। इसकी वजह यह थी कि इससे पहले थूथामस
दोम दरियाए फरात तक आया था। ये उसे जेर करने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए दरियाए फरात से आगे बढ़ा ताकि तारीख में इसे सबसे बड़ा और सबसे अजीम फिरौन लिखा जाए। ये अजीब बात है कि तुथामस ने अपनी फैली हुई सल्तनत का इंतजाम तकरीबन इसी तरह किया जिस तरह बरतानिया ने हिंदुस्तान में किया था। हुकूमत में बहुत सारी ऐसी रियासतें थी जिनसे फिरौन खराज वसूल करता था। सारी रियासतों में मिस्री रेजिडेंट थे। इनके फराइज वही थे जो हिंदुस्तान में अंग्रेजों के होते थे। सरहद के अहम मकामात पर मिस्री फौजें रहती थी और बाज इलाके बराह रास्त फौजी गवर्नरों के इंतजाम में होते थे। तुथामस ने मिस्र की शहनशाही दरियाए फरात से नोबिया की आखिरी हदों तक पहुंचा दी थी। तुथामस की अजमत का अंदाजा इस वाकया से भी होता है कि सीजिया के बादशाह ने इसके दरबार में सौगातें भेजी थी और अपने एहतराम और मोहब्बत का पैगाम भेजा। तुथामस ने तकरीबन 54 बरस हुकूमत की। 20 बरस तक वो बराए नाम फिरौन रहा, क्योंकि इस दौरान इसकी मलका हाथी पुश्त हुकूमत पर काबिज थी। फिरौन की असली हुकूमत 33 बरस रही। ये मुद्दत भी कुछ कम नहीं है। 1440 कबले मसीह में तुथामस का इंतकाल हुआ था। दोस्तों, अगर आपको इजिप्ट की हिस्ट्री पर मुबनी ये मालूमाती मवाद पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे और हम इस तरह की मजीद वीडियो बनाकर आपसे शेयर करते हैं।